तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है मुगल कोर्ट और उसी के अंदर एक टॉपिक है कैपिटल एंड कोर्ट्स, राजधानियाँ और दरबार। हालांकि इसके बारे में जो मेन क्वेश्चन है वो हम जूम क्लास में फोकस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेन जो हेडिंग्स या लाइंस हैं वो देख लेते हैं। तो इन मोनार्कियल cultures, the building activity was considered as the most visible and tangible sign of dynastic power। राजधानी जो थी, राजतंत्रीय संस्कृतियों में जो राजधानियाँ थी या भवन निर्माण कार्य था, इन मोनार्कियल कल्चर्स यानी राजतंत्रीय संस्कृतियों में द बिल्डिंग एक्टिविटी वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट विजिबल एंड टेंजिबल साइन ऑफ डायनेस्टिक पावर। राजवंशीय सत्ता के लिए धन और प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण प्रतीक था भवन बनाना। राजतंत्रीय संस्कृति में जो भवन निर्माण कार्य था वो राजकीय सत्ता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। एज रिगार्ड्स टू द मुस्लिम रूलर्स, और मुस्लिम शासकों के सम्मान के लिए तो इट वॉज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पाइटी एज वेल, उनकी धर्मनिष्ठा से भी यह कार्य जुड़ा हुआ था। देयर फॉर मैनी ग्रैंड्स बिल्डिंग्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स, इसलिए मुगल काल में बहुत बड़े बड़े भवन निर्माण कार्य संपन्न हुए। कैपिटल सिटी वाज द हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, और राजधानी नगर जो थे वो मुगलों का हृदय स्थल था। कोर्ट वाज हेल्ड इन द कैपिटल सिटी, दरबार थे वो राजधानी नगरों में लगाए जाते थे। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी द मुगल कैपिटल सिटीज़ वर शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली, और 16वीं और 17वीं शताब्दियों में तो जो मुगल राजधानियों का स्थानांतरण था वो बहुत जल्दी हुआ। आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर हैड कैप्चर्ड द लोधी कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और उसकी जो राजधानी थी आगरा उस पर अधिकार कर लिया था। बट ड्यूरिंग द 4 years ऑफ हिज रेन द कोर्ट वाज फ्रीक्वेंटली हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस, किंतु उसके 4 वर्षीय शासनकाल में ही जो राजसी दरबारों का आयोजन था वो भिन्न भिन्न स्थानों पर किया गया, यानी उसकी राजधानी निश्चित नहीं थी। दिल्ली भी उसने राजधानी बनाई थी। But during the 4 years of his reign, the court was frequently held at various places, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पे उसने दरबार का आयोजन किया। During the 1560, अकबर built the fort of Agra। 1560 के दशक में अकबर ने जो आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था। अंडर द सुपरविजन ऑफ कासिम खान, कासिम खान जो चीफ आर्किटेक्ट था उसकी देखरेख में आगरा का लाल किला बनवाया था। द इंटायर बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, जो कि लाल पत्थर से बनी थी। हाउएवर वाइट मार्बल इज़ आल्सो यूज्ड हेयर एंड देयर, इसमें सफ़ेद पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ था। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, द आगरा फोर्ट हैड मोर देन 500 ग्रैंड बिल्डिंग्स। अबुल फजल के अनुसार जो आगरा का लाल किला था उसके अंदर 500 से अधिक भव्य भवन थे। ड्यूरिंग दी 1570 अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल सिटी एट फतेहपुर सीकरी, और 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी नगर बनाने का निश्चय किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी वाज कम्प्लीटेड इन 11 years, जो उसका निर्माण कार्य था वो 11 साल में पूरा हुआ। अकबर एल्डेस्ट सन सलीम वाज बोर्न एट सीकरी इन 1569 AD विद द ब्लेसिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड शेख सलीम चिश्ती। जो अकबर का जो बड़ा बेटा था सलीम, उसका जन्म जो आध्यात्मिक गुरु थे, सूफी गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके आशीर्वाद से हुआ था। सीकरी वाज द खानका और हेड क्वार्टर ऑफ शेख सलीम चिश्ती, यानी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी के नज़दीक ही थी।
अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए रॉयल प्लेस एंड सिटी नियर, इसलिए अकबर ने खानका के समीप ही एक भव्य यानी शाही महल बनवाने का निश्चय किया। बिसाइड सीकरी वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर, क्योंकि सीकरी था वो अजमेर जाने वाले की सीधी सड़क पर मौजूद था। यानी अगर हम बाय रोड अगर बात करें तो आगरा, धौलपुर और फतेहपुर सीकरी, भरतपुर और सीधा फिर अजमेर, दौसा कोटा होते हुए अजमेर ट्रैक जाता है, तो सीकरी उसी रूट पर था। द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड एट अजमेर, जैसा कि आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, तो had become an important center of pilgrim by that time. Emperor remained intensely involved with the Chishti order till 1517 AD, और 1579 तक अकबर की विशेष रुचि जो सूफी मत में रही थी। He made 14 pilgrims on foot to the Dargah of Moinuddin Chishti at Ajmer. उसने 14 बार पैदल अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में कि अकबर की जब विशेष उसका इंटरेस्ट सूफी मत में था तो उसने उसके लिए यानी उस पिलग्रिम पे जाने के लिए 14 बार पैदल यात्रा की है। अकबर बिल्ट ए वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू एट सीकरी, और अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के पास ही शेख सलीम चिश्ती के लिए श्वेत संगमरमर का एक मकबरा भी बनवाया। और इसकी जो आर्किटेक्ट है उसको छोड़े, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और उसके बाद जो 1585 में अकबर ने राजधानी को जो इन 1585 अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू लाहौर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल फॉर 13 ईयर्स। यानी 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर लिया था, और 13 वर्ष तक 13 ईयर्स ही रिमेन्ड बिजी इन कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन द फ्रंटियर। इस सीमा पर निगरानी के लिए 13 साल तक उसका ध्यान इसी सीमा पर लगा रहा और उसकी राजधानी वहीं रही। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, शाहजहाँ laid the foundation of a new city, शाहजहानाबाद on the bank of यमुना at दिल्ली in 1638 AD। और 1638 में शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना के किनारे पर एक नए नगर शाहजहानाबाद की आधारशिला रखी, यानी वो अपनी राजधानी को दिल्ली बनाना चाहता था। The huge Red Fort was built within the city, और इस नगर के अंदर ही उसने विशाल लाल किले का निर्माण भी करवाया। 2 इम्पोजिंग गेट्स, 2 भव्य गेट बनाए, नॉन एज अकबराबाद गेट दिल्ली, जिसको आजकल दिल्ली गेट कहा गया है। अकबराबाद गेट नाम था, उसको आजकल दिल्ली गेट कहा गया है। एंड लाहौरी गेट वर बिल्ट टू इंटर द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। उसने नए शहर में प्रवेश करने के लिए 2 भव्य गेट बनाए, अकबराबाद यानी दिल्ली गेट, और दूसरा गेट था लाहौरी गेट। इन 1648 द कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, और 1648 में दरबार सेना और राजसी खानदान आगरा से नई राजधानी दिल्ली में शिफ्टेड हो जाता है। और जो किला था उसके नज़दीक भी उसने और नए भवन बनाए हैं। मैनी मैग्निफिसेंट and attractive buildings were constructed within the fort, which is known for दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, रंग महल, मोती महल, हीरा महल। यानी उसने किले में अनेक जो भव्य और आकर्षक भवन बनवाए, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम। इनकी जो इनके अंदर एक्टिविटियाँ होती थी वो आप जानते ही होंगे।
मोती महल, रंग महल, हीरा महल। Emperor's throne, तख्ते ताउस made of gold and decorated with the highly precious stone and pearl was placed in दीवान-ए-खास। दीवान-ए-खास में ही सम्राट का जो गोल्डन निर्मित जो सिंहासन था, तख्ते ताउस, जिसके अंदर हीरे जवाहरात नीलम ये लगे हुए थे। The fort also had खरखान और वर्कशॉप which manufactured articles and commodities needed by the important नहीं है, छोड़ो इनको। उसके बाद विशेष जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुगल कोर्ट, डेली एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन, यानी मुगल दरबार में मुगल दरबार की जो शुरुआत थी वो उसके अंदर कैसे होती थी, कैसे उसके अंदर दैनिक गतिविधियां संपन्न होती थी। In monarchical culture, the physical arrangement of the court focused on the sovereign, यानी राजतंत्रीय संस्कृतियाँ जो थी उनमें दरबार की भौतिक व्यवस्था जो थी वो शासक पर केंद्रित थी। फोकस्ड ऑन सॉवरेन, यानी शासक पर वो केंद्रित थी राजतंत्रीय संस्कृतियों में। इट मिरर्ड दैट द स्टेटस ऑफ द सॉवरेन एज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। इसके अंतर्गत शासक के अस्तित्व को समाज के सामने प्रस्तुत करना था, यानी रिप्रेजेंट करना था। किसके माध्यम से? सिंहासन के माध्यम से। द थ्रोन ऑफ और द तख्त गिविंग फिजिकल फ्रॉम द फंक्शन ऑफ सॉवरेन। जो राज सिंहासन या तख्त था वो इसका सेंटर पॉइंट था, सेंटर पीस ऑफ द कोर्ट, यानी उसका सेंटर था, केंद्र बिंदु था। द थ्रोन और तख्त वाज विजुलाइज्ड एज एक्सिस मुंडी। राज सिंहासन को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिसने पिलर और पोल सपोर्टिंग द अर्थ, यानी जिसने धरती के बोझ को संभाला हुआ था, यानी समस्त प्रजा का भार था वो शासक पर ही सेंट्रलाइज था। इसका मतलब ये था। The canopy, a symbol of kinship in India since time immemorial, was considered as separating the radiance of the sun from that the sovereign। और राजतंत्र का जो प्रतीक था कैनोपी, छतरी को भी शासक की कांति के रूप में दर्शाया गया था, यानी सूर्य की कांति शासक पर आती रहती थी, यानी सूर्य की कांति से पृथक करने वाला इसको माना जाता था। 3 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन बनता है, कोर्ट रूल्स, इथिक्वेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या थे रूल? द रूल्स डिफाइनिंग स्टेटस अमोंगस्ट द मुगल एलाइट्स हैव बीन लेड डाउन क्लियरली इन क्रॉनिकल्स। इतिवर्तों में जो अभिजात वर्ग, यानी जो भी एलाइट कैटेगरी थी, उनके मध्य हैसियत निर्धारण करने के स्पष्ट नियमों का उल्लेख इतिवर्तों में किया गया था। यानी रूल डिफाइनिंग स्टेटस अमॉन्ग्स द मुगल एलाइट्स, मुगल सम्राट वर्गों के मध्य, यानी जो भी एलाइट पर्सन थे, यानी ईरानी, तुरानी, अफगानी, जिनको दरबार में स्थान मिला हुआ था, तो उनके बीच हैसियत का निर्धारण कैसे होता था, इसका स्पष्ट वर्णन इतिवर्तों में दिया गया है। कैसे? द स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन कोर्ट वाज ascertained by spatial proximity to the sovereign। दरबार में किसी व्यक्ति का स्थान इस बात से पता लगता था कि वह बादशाह, यानी द प्लेस ऑफ ए कोर्टियर इन द कोर्ट वाज इंडिकेटर ऑफ हिज इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ एम्परर।
यानी वो बादशाह के कितना नज़दीक और कितना दूर बैठता है, यानी वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठता था, इस बात से उसकी हैसियत का पता लगता था। दरबार में किसी भी व्यक्ति का जो स्थान था वो सम्राट की दृष्टि में उसके महत्व का परिचायक था। No one was allowed to move from his position or to leave without permission. सम्राट के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद किसी भी व्यक्ति को दरबार छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। The norms regarding the form of address, courtesy and speech acceptable in courts were स्ट्रिक्टली फॉलोड। दरबार में संबोधन, शिष्टाचार और बोलने से संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। द स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एथिक्वेट्स वाज पनिशेबल ऑन द स्पॉट। शिष्टाचार का सामान्य सा भी उल्लंघन होने पर कठोर दंड की आशा की जाती थी, यानी कठोर दंड का भागीदार बनना पड़ता था। फॉर्म्स ऑफ साल्वेशन, अभिवादन के तरीके क्या थे? The forms of salvation were indicator of a person or status in hierarchy। शासक को अभिवादन किए जाने वाले तरीकों में The forms of salvation indicator of person status in hierarchy, यानी शासक को किए जाने वाले अभिवादन का तरीका जो उसका पदक्रम होता था उसमें उसकी हैसियत का परिचायक था। फॉर एग्जाम्पल, डीपर प्रोस्ट्रेशन वाज ए सिंबल ऑफ हायर स्टेटस। जिस व्यक्ति के सामने जितना अधिक झुका जाता था उसका सम्मान उतना ही अधिक होता था। सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन। सिजदा होता है जिसका झुक कर के प्रणाम, ये नमन करना, प्रणाम तो नहीं कह सकते, हिंदू आदि एक शब्द है। सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन यानी पूरी तरह से झुक जाना या दंडवत लेट जाना वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन। अभिवादन का उच्चतम तरीका था। 4 तस्लीम एंड जमी बोस किसिंग द ग्राउंड। 4 तस्लीम यानी 4 बार हथेली को ऊपर नीचे ले जाना और जमी बोस किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना, वेर अडोप्टेड एज द फॉर्म्स ऑफ साल्वेशन इन प्लेस ऑफ दीज रिचुअल ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। और शाहजहाँ के शासनकाल में जो ये सिजदा और यानी दंडवाद, प्रणाम करना, झुक कर के नमन करना, इनकी जगह पे 4 तस्लीम और जमी बोस। तो आप याद रखें कि जो ये अभिवादन के जो तरीके थे 4 तस्लीम और जमी बोस, ये अडॉप्टेड हुए थे, साल्वेशन के जो मेथड थे ये शाहजहाँ के तरीके में, शाहजहाँ के रेन में इम्प्लीमेंट हुए थे। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द डिप्लोमेटिक एनवॉयज ऑल्सो हैड टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ एथिक्वेट्स एट द मुगल कोर्ट। उल्लेखनीय है कि डिप्लोमेटिक एनवॉयज यानी राजनयिक दूतों को भी शिष्टाचार के नियमों का पालन करना पड़ता था। इट वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम एबेस्टर प्रेजेंटेड टू मुगल एम्परर दैट ही वुड ग्रीट द एम्पायर इन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। यानी मुगल सम्राट के सामने आने वाले राजदूत से भी अभिवादन के मान्य रूपों में से किसी न किसी एक रूप को स्वीकार करना पड़ता था। दीज फॉर्म्स वर बॉविंग डीपली, बहुत ज़्यादा झुकना, किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना, और द फॉलोइंग ऑफ पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैपिंग्स, क्लैस्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ चेस्ट। और जो फारसी रिवाज के अनुसार जो छाती के सामने हाथ बांध करके अभिवादन करना, या तो यानी जो भी डिप्लोमेट इन्वॉइस जो आते थे उनको भी इन तरीक़ों में से किसी एक तरीके को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। या तो उसे ज़्यादा झुकना पड़ता था, या ज़मीन को चूमना पड़ता था, या पर्शियन कस्टम के अनुसार अपने एक हाथ को अपनी चेस्ट के सामने ले जाना पड़ता था। हाउएवर थॉमस रॉय द इंग्लिश एनवॉयज
of James I greeted the Mughal Emperor Jahangir according to European custom. किंतु इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने दरबार में सम्राट जहांगीर के सामने आने पर यूरोपीय जो कस्टम था उसके अनुसार केवल झुककर के प्रणाम किया था। मोरओवर ही सॉक्ड द कोर्ट बाय डिमांडिंग ए चेयर फॉर सिटिंग। उसके बाद उसने बैठने के लिए कुर्सी मांग करके सारे दरबार को आश्चर्य कर दिया था। झरोखा दर्शन ये होता था, जब भी दिन की शुरुआत होती थी बादशाह की, तो वह पूर्व की दिशा की ओर बने एक छोटी सी बालकनी में जाता था। उस बालकनी के नीचे बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी रहती थी और उस भीड़ में होते थे मिलिट्री पर्सन्स, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, पीजेंट्स, वुमेन एंड सिक चिल्ड्रन, यानी किसान, बच्चे, शिल्पकार, व्यापारी, सैनिक सभी सम्मिलित होते थे। ये कस्टम ऑफ झरोखा दर्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय द मुगल एम्परर अकबर, और झरोखा दर्शन की शुरुआत हुई थी वो भी मुगल सम्राट अकबर ने की थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज़ होती थी वो होती थी दीवान ए खास में, जहाँ पे जो पर्सनल यानी सीक्रेशियल विषय होते थे उसके ऊपर बातचीत की जाती थी, जिसमें वरिष्ठ जो अफसर होते थे वो बादशाह के सामने अपनी जो राय प्रस्तुत करते थे और पूरा रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी उसको जानकारी देते थे, और नए जो भवन जो बनते थे उनके बारे में पूरी जानकारी बादशाह को दी जाती थी। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। The special occasion like the anniversary of succession of the throne, the festival such as Eid, Shab-e-Barat and Holi were celebrated with great pomp and show in the Mughal court. मुगल दरबार में सिंहासन रोहण की वर्षगांठ, ईद, शब-ए-बारात, होली जैसे विशिष्ट अवसरों को विशेष उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता था। और विशेषकर मुग़ल शासकों द्वारा वर्ष में 3 त्यौहार मनाए जाते थे। शासक का जन्मदिन, फारसी नववर्ष नौरोज, और शासक के जन्मदिन पर जो विभिन्न वस्तुएं थी वो आदान प्रदान भी की जाती थी। इसके अलावा मेन जो इसके अंदर जो हमारी जो आर्थिक गतिविधि जो भी डेली एक्टिविटियों से संबंधित जो जानकारी है उसको अच्छे से आप लोग याद करें, और मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए जो सभी क्वेश्चन हैं वो आप क्लियर अवश्य करें। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। पदवियाँ और उपहार भी थे, लेकिन ये अगले हेडिंग में करवा देंगे। चलो।